तो ये कहानी एक ऐसे वर्ल्ड की है जहाँ पे निक्रोमेंसी ही सब कुछ है। उन्हीं में अपना प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम लियो है, वो भी अपनी किस्मत को आजमा रहा होता है एक निक्रोमेंसर बनने के लिए। और हम देखते हैं वो एक डेड बॉडी को निक्रोमेंसी से जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब वो इंचेंटमेंट्स पढ़ रहा होता है, कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि वो अपनी निक्रोमेंसी में सक्सेस हो गया, बट अगले ही पल उसकी निक्रोमेंसी फेल हो जाती है। और उसके बाद से वो कहता है उसने तो सब कुछ सही से किया था, उसने मसल डेंसिटी और साथ ही में एस्केलेटन के स्ट्रक्चर को भी परफेक्टली सेट किया था, बट उसकी निक्रोमेंसी फेल कैसे हो गई। और इसके बाद से वो सैडली कहता है उसे वापस से जीरो से स्टार्ट करना होगा। और साथ ही में वो अपनी ड्यूटी की तरफ बढ़ जाता है। और इसके बाद से हम देखते हैं वो बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करता है पैसे कमाने के लिए, जैसे कि टॉयलेट साफ करना और साथ ही में डिलीवरी। और इसी के साथ से हमें एक स्कूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर निक्रोमेंसी सिखा रहा होता है कुछ बच्चों को। और हमें लगता है कि वहाँ पे अपना हीरो लियो भी होगा, बट इन रियलिटी वो क्लासरूम के बाहर साफ सफाई कर रहा होता है। और ये देख के हमें पता चलता है कि हमारा जो लियो है वो बहुत ज़्यादा ही गरीब है, उसके पास पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। बट वो साथ ही में इन सब चीज़ों का बुरा नहीं मानता कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसने सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया है। और ऐसे ही वो अपने काम को कंटिन्यू करते हुए जा रहा होता है। और हम देखते हैं लियो ने निक्रोमेंसी के नोट्स बनाए होते हैं जिसे वो पढ़ रहा होता है कि उससे कल रात में किस चीज़ में गलती हुई थी कि जिसकी वजह से उसकी निक्रोमेंसी फेल हो गई थी कल रात उस डेड बॉडी पर। और जब वो पढ़ते हुए बढ़ रहा होता है, तभी अचानक से उसे कोई हिट करता है जिससे वो नीचे जाके गिरता है। और वो बंदा जिसने उसे हिट किया था वो लियो से कहता है, उसने उससे कहा था अगर वो उसे दूसरी बार देखेगा इस सिटी में तो वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारेगा। और इसके बाद से वो बंदा हमें अपने लियो की बैक स्टोरी को बताता है और हमें पता चलता है जो लियो है वो एक गार्बेज यार्ड में पैदा हुआ था। और साथ ही में उसकी लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उसने बहुत ज़्यादा ही एक ब्रूटल लाइफ जी थी, जिसकी वजह से लियो उस बंदे को बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग लगता है क्योंकि वो एक गार्बेज यार्ड से आया है और उसने कुछ खास अच्छी लाइफ नहीं जी है। तो वो सोचता है कि लियो की इस शहर में कोई भी जगह नहीं है। और साथ ही में वो लियो के माता पिता को भी बहुत ज़्यादा भरा बुरा कहता है, बट लियो को इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो उस बंदे से कहता है उसके लिए ये सब बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि वो कहाँ पैदा हुआ है और उसकी परवरिश कैसे हुई है। वो उस बंदे से कहता है मैं एक ट्रैश नहीं हूँ और ये सब बिल्कुल भी मुझे मायने नहीं रखता कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरी परवरिश कैसे हुई है और मेरे माता पिता कैसे थे। और वो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट में कहता है अगर किसी बंदे को अपनी किस्मत को बदलना हो तो वो जो कदम खुद उठाएगा वही उसकी किस्मत बदलेगी। बट उस बंदे को लियो की बातें पसंद नहीं आती और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो लियो को दोबारा एक बहुत जोरदार हिट देता है जिससे लियो दोबारा जमीन पर गिर जाता है। और इसके बाद से हमें लियो के रोल मॉडल को दिखाया जाता है जो इस निक्रोमेंसी वर्ल्ड में एक चैंपियन रह चुका था। क्योंकि लिए जो इस निक्रोमेंसी वर्ल्ड है, यहाँ पर जो निक्रोमेंसर्स होते हैं एरिना में एक दूसरे से फाइट करते हैं और जो बहुत ज़्यादा ही निक्रोमेंसी में एक्सपर्ट होता है उसे चैंपियन का टाइटल दिया जाता है। और साथ ही में उसे पूरी की पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है एक टॉप निक्रोमेंसर की तरह। जहाँ पर हमारे लियो का जो रोल मॉडल है वो भी एक चैंपियन था जिसका नाम रेफाल है। लियो बताता है जो रेफाल था वो भी बहुत ज़्यादा ही एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और साथ ही में वो एक ऑर्फन था। तो वो मानता है किसी की कंडीशंस कभी भी मायने नहीं रखती कि वो फ्यूचर में कैसा इंसान बनेगा, बल्कि वो कितना हार्ड वर्क करता है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। ये सारे के सारे शब्द रेफाल के थे। और इसके बाद से सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो को एक निक्रोमेंसी मटेरियल शॉप में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने निक्रोमेंसी के प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के लिए मटेरियल्स लेने आया होता है। बट वो बहुत ज़्यादा ही निराश होता है क्योंकि उस शॉप में उसे कोई भी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिलता ही नहीं है। वो कहता है मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ हमेशा यहाँ पे लो क्वालिटी का ही मटेरियल पाता हूँ। और ऐसे ही घूमते घूमते उसे एक डेड बॉडी दिखती है जिसे देखते ही वो बहुत ज़्यादा अमेज हो जाता है और वो शॉप ऑनर से पूछता है वो क्या चीज़ है। वो शॉप ऑनर लियो को बताता है वो तो बस स्क्रैप है जिसे
जल्दी डिकम्पोज कर दिया जाएगा क्योंकि वो सारे के सारे डिफेक्टिव मटेरियल्स हैं। पर लियो क्वेश्चन करते हुए उससे पूछता है, क्या जो वो ह्यूमन शेप का मटेरियल है वो भी डिफेक्टिव है? तो वो शॉप ऑनर बताता है, हाँ, बट वो थोड़ा बहुत स्पेशल भी है। क्यों के लिए? अब तक जितने भी निक्रोमैंसर ने उस मटेरियल को ले गया थे, मतलब कि उस डेड बॉडी को ले गए थे, उन सारों ने ही उसे रिटर्न कर दिया। और हमें पता चलता है उसे 13 बार बेचा गया था और वो 13 के 13 बार रिटर्न वापस कर दिया गया। क्योंकि लिए कोई भी निक्रोमैंसर उस डेड बॉडी के ऊपर निक्रोमैंसी परफॉर्म ही नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वो बॉडी जब भी बिकती थी तो कुछ समय बाद वो निक्रोमैंसर उसे रिटर्न कर दिया करते थे। ये देखकर लियो थोड़ा अमेज होता है, बट वो शॉप ऑनर उसे बीच में टोकते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं उस ह्यूमन शेप्ड बॉडी को तुम्हें बहुत ज्यादा ही चीपेस्ट प्राइस में दे सकता हूँ। बट उस शॉप ऑनर की बात को बीच में टोकते हुए लियो कहता है उस शॉप ऑनर से, उस ह्यूमन शेप्ड मटेरियल के हाथ क्यों थोड़े बहुत अलग दिख रहे हैं? तो उसे एक्सप्लेन करते हुए वो शॉप ऑनर बताता है, जो ये डेड बॉडी है वो जब जिंदा थी तो वो बहुत ज्यादा ही एक्सेप्शनरी मर्सनरी की बॉडी थी, जो बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड था इन क्लोज कॉम्बैट और साथ ही में फाइटिंग में, जो सिंगल पंच से कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती थी। सॉरी, मैंने उसका जेंडर ही बदल दिया, असल में वो एक लड़की है। तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए लियो उस शॉप ऑनर से कहता है, मैं इस पे अपना दाव नहीं खेलना चाहता हूँ क्योंकि वो बॉडी 13 बार रिटर्न हो चुकी है, तो मेरे तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि मैं उसके ऊपर निक्रोमेंसी परफॉर्म कर पाऊंगा। तो मैं बिल्कुल भी अपने पैसों के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। ये सुनकर वो शॉप ऑनर थोड़ा बहुत नाराज हो जाता है और वो कहता है, लगता है कचरा कचरा ही होता है। वो उस डेड बॉडी को ऐसा कह रहा होता है, ना कि लियो को। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, बट ये बात लियो के दिल को छू जाती है और वो इन दी एंड उस ह्यूमन शेप्ड बॉडी को परचेस कर ही लेता है, खरीद ही लेता है। और वो बताता है उसने अपने सारे के सारे पैसे इस ह्यूमन शेप बॉडी पे लगा दिए हैं और उसके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि कल वो कैसे अपने खाने के लिए इंतजाम करेगा और साथ ही में वो कैसे अपना रेंट चुकाएगा। और उसने यहाँ पर अपनी लाइफ के साथ एक गैम्बल किया है। अगर वो उस बॉडी पर निक्रोमैंसी परफॉर्म करने में सक्सेस रहता है तो उसकी लाइफ बदल सकती है, अगर नहीं तो वो सब कुछ खो बैठेगा। बट वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता और वो अपने क्वार्टर पे पहुंचने के बाद से उस ह्यूमन शेप्ड बॉडी के जो हाथ और पैर नहीं थे उन्हें लगाना स्टार्ट कर देता है और वो उसमें परफेक्टली स्टिचिंग करता है और उस डेड बॉडी को अच्छे से परफेक्ट बना देता है। और इसके बाद से वो कहता है उस डेड बॉडी से, अगर मैं इस निक्रोमेंसी में सक्सेस रहा तो हम दोनों ही ट्रैश मिलकर इस दुनिया को बताएंगे कि हम कितने बड़े हीरोज हैं। और इसी के साथ से वो निक्रोमेंसी इंचेंट करने लगता है और लकीली वो इस बार सक्सेस हासिल करता है, जिसकी वजह से उसके रूम में चारों ओर बहुत ज्यादा ही रोशनी फैल जाती है। बट उसकी हैप्पीनेस बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और वो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है और साथ ही में बहुत ज्यादा ही डर भी जाता है, क्योंकि वो डेड बॉडी उठते ही बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। और ये देखकर मानो कि लियो के शरीर में से आत्मा ही बाहर आ गई हो। वो डरते हुए पीछे की तरफ भागता है और किचन में रखे हुए नाइफ को उठा लेता है और उस अनडेड की तरफ चाकू करते हुए कहता है कि एक अनडेड कैसे बात कर सकता है। बट इसकी दूसरी तरफ वो अनडेड भी बहुत ज्यादा ही शॉक हुआ होता है अपने लियोन को देखकर। पर इसकी दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा ही अलर्ट हो जाता है क्योंकि लियो ने उसकी तरफ नाइफ को पॉइंट किया होता है, जिसे वो खतरा मानता है और तुरंत अपने पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है और एक सुपरली चार्ज्ड हिट लियोन की तरफ छोड़ता है। उस अटैक की इंटेंसिटी देखकर ऐसा लगता है कि लियो की कहानी खत्म हो गई। उस अटैक के बाद से शिन शिफ्ट होता है और हमें एक अजीब से इंसान को दिखाया जाता है जो कुछ अजीब तरीके की चीजें बड़बड़ा रहा होता है। वो कहता है, क्या तुम्हें एक निक्रोमैंसर बनना है? ये बोलते हुए वो बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट और अजीब तरीके की हरकतें करते हुए अपने लियो से कहता है, तुम्हारी मॉम तो ट्रैश थी बट तुम भी एक ट्रैश हो जो एक निक्रोमैंसर बनना चाहता है। और हमें पता चलता है वो अजीब सा आदमी अपने लियो का शायद से पिता है। मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि स्टोरी में आगे बताया नहीं गया है कि वो कौन है। मुझे तो लगता है वो उसके डैड है, बट हु नोस, आगे अगर स्टोरी में कुछ पता चलता है
तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि ये बंदा कौन है। और इसी के साथ से स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए और हमें पता चलता है कि ये सब सपना था। लियो तो चौंकते हुए उठता है और जब वो उठता है वो अपने आप के हाथ पैर को बंधा हुआ पाता है, जिससे वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज था। बट वो ये कह रहा था एक अनडेड कभी भी बात नहीं कर सकता, पर तुरंत उसके अपोजिट ही वो अनडेड जिसके ऊपर लियो ने थोड़ी देर पहले ही निक्रोमेंसी परफॉर्म की थी, वो लियो से कहती है तुम अपने आप को लकी मानो, जो मेरा पैर था वो सही से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा अटैक मिस हो गया। अगर वो मिस नहीं हुआ होता तो तुम पक्का इस दुनिया से जा चुके होते। बट लियो को ये देखकर शौक लगता है कि एक अनडेड बात कर रहा है और वो वापस से कूदने लगता है और अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है कि अनडेड कैसे बात कर सकता है, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बट वो अनडेड कहती है थोड़ा चुप रहो, इतना ज्यादा चिल्लाओ मत, मुझे बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रही है तुम्हारे चिल्लाने से। बट अपना लियो कहता है मेरे हाथ क्यों बंधे हुए हैं इस समय, मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। बट इन सब को साइड में करते हुए वो अनडेड बोलती है मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, मुझे उनके सीधे सीधे जवाब दो तुम। और वो पहला सवाल पूछती है कि तुमने ये मेरी बॉडी के साथ क्या किया है। और वह साथ ही में वो इस पॉइंट को भी रखती है कि तुम भूलना नहीं कि मैं इस बार बिल्कुल भी अपने अटैक को मिस नहीं करूंगी। ये सुनकर लियो अपने पीछे देखता है जहाँ पे उसका अटैक मिस हुआ होता है, और हम देखते हैं उस लड़की के उस अनडेड की जो अटैक फोर्स होती है वो इतना ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव होती है कि वहाँ पे उसने गड्ढे कर दिए होते हैं। बेचारे लियो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो इन दी एंड एक्सप्लेन करता है सब कुछ। वो उस अनडेड को बताता है असल में उसने उसके ऊपर निक्रोमेंसी परफॉर्म की है, जिसकी वजह से अब वो एक अनडेड बन चुकी है। ये सुनकर वो अनडेड कहती है अच्छा तो तुमने मेरे ऊपर निक्रोमेंसी परफॉर्म की थी, मुझे तो लगा था तुम एक परवर्ट हो जो एक लड़की के साथ उल्टा सीधा कुछ करने वाला था। ये सुनकर अपना लियो बहुत ज्यादा ही गुस्से में कहता है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूंगा। बट इन सब को साइड में रखते हुए वो अनडेड कहती है लगता है इन दी एंड मैं मारी गई उस लड़ाई में। बट वो इन सबको वापस से साइड में रखते हुए अपने लियो से कहती है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही थैंक्स कहना चाहती हूँ मुझे दोबारा रिवाइव करने के लिए, और साथ ही में अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं उम्मीद करूंगी कि हम दोबारा कभी ना मिलें। ये सुनकर लियो हड़बड़ाते हुए कहता है तुम ऐसे कैसे ये सब कुछ छोड़ के जा सकती हो, यहाँ तक तो अगर मैं तुम्हारे साथ ना हूँ तो तुम अपनी बॉडी के राइट आर्म, शायद से राइट आर्म या लेफ्ट आर्म, मुझे कंफर्म नहीं है। लियो एक्सप्लेन करना चाहता था कि जो उस अनडेड के हाथ और पैर को उसने लगाया था वो उसे खुद कंट्रोल नहीं कर सकती, वो उसे बस लियो ही कंट्रोल कर सकता है। ये लियो की बातें सुनकर जो उसके पास वो नाइफ पड़ा होता है वो उसे उठाती है और अगले ही पल वो अपने पैर को और वो हाथ को काट देती है, जिसे लियो ने आर्टिफिशियली इम्प्लांट किया था। और अपने लिम्स को काटने के बाद से वो अनडेड कहती है बहुत ज्यादा ही घमंड में कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मर्सनरी वॉरियर थी, जिसकी वजह से मुझे किसी भी आदमी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। और इसके बाद से वो वहाँ से जाने लगती है। अपना लियो कुछ थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद से वो उस अनडेड से कहता है मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। और वो उस कन्वर्सेशन को और कंटिन्यू करते हुए कहता है कि उसे जहाँ तक याद है उसकी प्रीवियस लाइफ में उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही कर्ज है, जिसकी वजह से उसके मरने के बाद से उसकी जो बॉडी थी उसे बेच दिया गया उस कर्ज को कम करने के लिए, उस कर्ज को खत्म करने के लिए शायद से। तो इसी की वजह से लियो उसे हायर करना चाहता है और वो चाहता है कि वो अनडेड उसके लिए फाइट करे। ये सुनकर वो कहती है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डील है, और वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है अगर तुम मुझे अच्छा खासा पैसा दोगे तो मैं किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, और साथ ही मैं किसी को भी मारने के लिए भी। बट जो मेरे ऊपर कर्ज है वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। बट अपना सिग्मा लियोन कहता है 80 बिलियन गोल्ड। 80 बिलियन गोल्ड का नाम सुनकर वो कुछ देर के लिए स्टन्ड रह जाती है, कुछ देर के लिए खामोश रह जाती है। बट अपना लियो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है क्या इतने पैसे काफी रहेंगे तुम्हारे कर्ज को चुकाने के लिए। ये सुनकर वो अनडेड हड़बड़ाते हुए कहती है क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं। बट लियो उसे टोकते हुए कहता है क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है जो इस बार निक्रोमेंसी अरीना में जो प्राइस पुल है वो टोटल 100 बिलियन गोल्ड्स का है। और वो उसे उस प्राइस पुल का पोस्टर दिखाता है, जिसे देखकर वो कुछ ज्यादा ही हैरान होती है और वो कहती है क्या इतने ज्यादा भी कोई प्राइस पुल हो सकता है किसी गेम का। तो लियोन उसे कहता है
क्या तुम निक्रोमेंसी एरिना को इतना ज्यादा हल्के में ले रही हो कि उसका प्राइस पुल कुछ भी होगा? और वो एक्सप्लेन करता है कि जो निक्रोमेंसी एरिना है वो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर स्पोर्ट है इस एरा का, जिसकी वजह से उसके प्राइस पुल भी इससे ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। ये सुनकर वो कहती है उसने अपने प्रीवियस लाइफ में कभी मैजिक और निक्रोमेंसी पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो बस अपने प्योर स्ट्रेंथ पे ही विश्वास रखती थी, जिसकी वजह से उसने इन सब चीज़ों में कभी फोकस ही नहीं किया और ना ही कभी ध्यान देने की कोशिश की। बट लियोन इन सब बातों को साइड में रखते हुए कहता है क्या तुम इंटरेस्टेड हो? क्योंकि तुम एक अनडेड हो तो तुम इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकती हो। और साथ ही में जो ये फैक्ट है कि तुम अनडेड होने के बावजूद भी एक जिंदा लाश हो, आई मीन जिंदा हो, इस बात को हम दोनों ही सीक्रेट रखेंगे। और साथ ही में अगर हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो जल्दी हम इस दुनिया में बहुत ज्यादा ही फेमस हो जाएंगे। ये सुनकर वो अनडेड कहती है मुझे फेम से तो कुछ भी लेना देना नहीं है, बट जो प्राइस पुल का मनी है वो तुम बहुत ज्यादा ही अनफेयरली डिवाइड कर रहे हो। और वो डिमांड करती है 95% ऑफ द प्राइस पुल का। ये सुनकर लियन घबराते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। आई मीन वो ऐसा कहता है इस एरिना में एंटर करने के लिए जो मटेरियल्स लगेंगे वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होंगे तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। बट वो एक दूसरी डील उसे देता है और वो कहता है मैं उतना तो तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, बट मैं तुम्हें 85% दे सकता हूँ। बट हमारी प्यारी अनडेड वो कहती है नहीं, मुझे तो 95% ही चाहिए। ये सुनकर हमारा लियो कहता है क्या 90% पे डील नहीं डन हो सकती? बट वापस से वो अनडेड कहती है नहीं, मुझे तो 95% चाहिए। और इन दी एंड बेचारा लियो हार मानते हुए उसे 95% देने के लिए राजी हो जाता है। बट वो अनडेड कहती है ठीक है फिर अगर डील डन है तो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, क्योंकि मुझे किसी की बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना लियो और साथ में वो अनडेड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं चलने की। बट वो दोनों परफेक्टली सिंक नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से जो अपनी प्यारी अनडेड होती है वो सही से नहीं चल पाती, आई मीन नहीं चल पा रही होती। बट वो कंप्लेन करते हुए कहती है तुमने मुझे ये इतना वियर्ड सा मास्क पहनने को क्यों दिया है? तो इसके एक्सप्लेनेशन में लियो उसे बताता है अगर तुम्हारे जिंदा होने की बात किसी को पता चलती है तो बहुत ज्यादा ही हंगामा हो सकता है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें ये मास्क दिया है जिससे ये तुम्हारा राज किसी के सामने जल्दी नहीं आएगा। और साथ ही में जो निक्रोमेंसी की कम्युनिटी है उसने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं, अगर हम ह्यूमन शेप्ड अनडेड के ऊपर निक्रोमेंसी परफॉर्म करते हैं तो उनका चेहरा हमें ढक के रखना होता है कि उन्हें कोई दूसरा पहचान ना पाए। और जब वो दोनों ये सब कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं तभी वो लड़का जिसने लास्ट टाइम अपने लियो को बहुत बुरी तरीके से पीटा था वो उसे टोकते हुए कहता है लियो, मैंने तुमसे लास्ट टाइम कहा था अगर तुम मुझे इस सिटी में वापस से दिखते हो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ऐसा ट्रैश बना दूंगा जिससे तुम कभी भी उभर नहीं पाओगे। उसकी ये सब बातें सुनकर हमारी प्यारी अनडेड लियो से कहती है ये कौन है और ये अजीब सी बातें क्या कह रही है तुम्हारे बारे में? बट लियो घबराते हुए उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। बट वो लड़की कहती है हे लियो, क्या तुम्हारे पास एक नया नाइट आया है? मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ इस मानव में जो अनडेड्स होते हैं उन्हें नाइट्स कहा जाता है जो निक्रोमेंसर के लिए लड़ाई करते हैं। वो लियो से कहती है क्या तुमने अपने निक्रोमेंसी में सक्सेस हासिल कर ली और साथ ही में तुमने एक नाइट को अवेकन कर लिया? बट अगले ही पल वो लियो की जो नाइट होती है, आई मीन अपनी प्यारी अनडेड होती है, उसकी बेइज्जती करने लगती है और वो कहती है जैसा लियो ट्रैश है वैसा ही उसे नाइट भी ट्रैश मिला है, आई मीन मिली है। भाई मैं इनकी जेंडर क्यों भूल जा रहा हूँ बार बार। और वो कहती है अभी के लिए मैं तो तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि लिए तुम्हें और तुम्हारे नाइट को एरिना में क्रश करने में ज्यादा मजा आएगा, जबकि यहाँ पे तुम्हें सबके सामने मारने में। बट हमारी प्यारी अनडेड उसको रिप्लाई देते हुए कहती है कि देखो कह कौन रहा है ये बातें। ये बात सुनकर उस लड़की की खून खौल जाती है, आई मीन उसका खून खौल जाता है और वो कहती है ये किसने कहा? अपना बेचारा लियो कहता है नहीं ये मैंने नहीं कहा। बट अपनी प्यारी अनडेड कहती है मुझे इसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था तो मैंने कह दिया। और कुछ देर सोचने के बाद से लियो कहता है हाँ मैंने ही कहा था वो बात। इन दी एंड वो कहता है क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम है मैंने जो तुम्हें अभी कहा? ये सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वो अपने नाइट को लियो की तरफ अटैक करने के लिए ऑर्डर देती है, जिससे उसका नाइट अपने लियो की तरफ बढ़ता है। बट यहाँ पर लियो
अपनी नाइट अपनी प्यारी अनडेड को प्रिपेयर कर रहा होता है अपने फ्लैशी अटैक के लिए। और अपनी प्यारी नाइट कहती भी है अपने लियो से, मेरे पैर को अच्छे से सपोर्ट करना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी अगर मेरी अटैक दोबारा मिस होती है तो। और इसी के साथ से वो अपना हाईली चार्ज्ड पंच उस लड़की के नाइट पे लॉन्च करती है, जिससे अगले पल ही उस लड़की के नाइट के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। तो देखकर वो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है कि उसका नाइट एक ही पंच में एक ही अटैक में खत्म हो गया। बट लियो उसके साइड से जाते हुए उसे टीज करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। बट उसका गुस्सा तुरंत शांत भी हो जाता है अपने लियो की प्यारी सी अनडेड को देखते हुए। और इसके बाद से सीन शिफ्ट होता है, हमें लियो और हमारी प्यारी अनडेड को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो बहुत ज्यादा ही गुस्से में अपनी प्यारी अनडेड से कह रहा होता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम हमेशा किसी न किसी से पंगे नहीं ले सकती। अगर तुम ऐसी किसी न किसी से पंगे लेती रही तो हमारा सच सबके सामने आ जाएगा और सभी को पता चल जाएगा कि तुम एक लाइव हो, तुम जिंदा हो। बट अपनी प्यारी अनडेड एक मर्डरस इंटेंट में अपने लियो से कहती है, क्या तुम मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हो? अपना बेचारा लियो ये देखकर शांति से कहता है, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा, मैं तो तुमसे ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम प्लीज अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया करो ऐसी सिचुएशंस में। और इसके बाद से वो लोग निक्रोमेंसी का टेस्ट देने जाते हैं, रजिस्टर होने जाते हैं, क्योंकि लिए अगर तुम्हें एरिना में पार्ट लेना है तो तुम्हें निक्रोमेंसी में निक्रोमेंसी गिल्ड है या कुछ भी है, मतलब कि निक्रोमेंसी कम्युनिटी में रजिस्टर करना पड़ता है, ऐसा कुछ लियो ने एक्सप्लेन किया था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। हमें लियो और हमारे साथ में प्यारी अनडेड को दिखाया जाता है जो निक्रोमेंसी के बेसिक्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर मैं सीधा सीधा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इस टेस्ट में अपने लियो को निक्रोमेंसी के बेसिक्स को दिखाना होता है, जैसे कि जो उसकी नाइट है उसे कैसे वो कंट्रोल करता है और उसका कंट्रोल कितना अच्छा है उसकी नाइट पे, उसके हिसाब से उसे रैंक मिलेगी। और जैसा कि हम जानते हैं लियो और हमारी प्यारी अनडेड का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बहुत बेकार है, बट वो इन द एंड कैसे भी करके टेस्ट को पास कर जाते हैं और अपने लियो को निक्रोमेंसी का लाइसेंस मिल जाता है। और साथ ही में उसे निक्रोमेंसी का यूनिफॉर्म भी मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा ही खुश होता है और उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया, क्योंकि वो अपने आप को घूरे जा रहा था शीशे में मिरर में, जिसे देखकर हमारी प्यारी अनडेड कहती है अपने लियो से, तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो? और अपना लियो खुशी खुशी बताता है उसने पूरे 17 साल मेहनत की है इस यूनिफॉर्म के लिए, तो वो एक्साइटेड क्यों नहीं होगा भाई। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो को अपनी निक्रोमेंसी का लाइसेंस मिल जाता है, जिसे पाकर लियो बहुत ज़्यादा ही खुश था। तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है कि हमारी प्यारी अंडर ने अपने लियो से पूछा था कि तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो बस एक यूनिफॉर्म पाकर। तो लियो ने उसे एक्सप्लेन किया था कि उसने इस चीज़ के लिए 17 साल मेहनत की थी, तो एक्साइटेड क्यों नहीं होगा। और इसका जवाब देते हुए हमारी प्यारी अंडेड कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे तुम ये बताओ, तुम मेरे इन हाथों और पैरों को कब रिप्लेस करने वाले हो? अगर तुम नहीं करते हो तो मैं इन हाथ पैरों को काट दूंगी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इसका रिप्लाई देते हुए लियो अपनी प्यारी अंडेड को एक्सप्लेन करता है, जो नाइट्स होते हैं उन्होंने ह्यूमन लिमिट्स को बहुत पहले ही सरपास कर दिया था, तो ऐसे एबनॉर्मल हाथ और पैर होना कॉमन बात है नाइट्स के अंदर। बट इसके अपोजिशन में हमारी प्यारी अंडेड कहती है, ये एबनॉर्मल हाथ पैर दूसरे नाइट्स के लिए होंगे कॉमन, बट ये सब मुझे नहीं चलेगा, मुझे अपने नॉर्मल हाथ पैर ही चाहिए। ऐसा करते हुए वो दोनों झगड़ने लगते हैं, बट उन दोनों के झगड़े को बीच में डिस्टर्ब करते हुए अनाउंसमेंट होती है निक्रोमेंसी गिल्ड की तरफ से। और उस अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि निक्रोमेंसी सेरेमनी कुछ देर में ही शुरू होने वाली है, तो उसी के लिए जितने भी निक्रोमेंसर हॉल में हैं वो सभी के सभी एरिना में प्रेजेंट हो जाएं। ये सुनकर लियो अपनी प्यारी अंडेड से कहता है, जिस मैटर को हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे उसे हम कभी और सुलझाएंगे। और वह साथ ही में अपनी प्यारी अंडेड को एक शॉवल देता है और कहता है, इससे अपने आप को ढक लो, ये एरिना का रूल है, जब भी कोई एरिना में एंटर करता है या बहुत सारे नाइट्स एक साथ गैदर होते हैं तो जो निक्रोमेंसर्स होते हैं उन्हें अपने नाइट्स को ढकना होता है। और इसके बाद से सीन शिफ्ट होता है और हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे निक्रोमेंसर जमा हुए होते हैं, उन्हीं में अपना प्रोटैगनिस्ट और साथ ही में अपनी प्यारी अनडेड भी होते हैं, और वो लोग अपने नंबर वाली सीट पे जाके खड़े हो जाते हैं। बट इसी की दूसरी तरफ जो हमारी प्यारी अनडेड होती है वो बहुत ज्यादा ही शॉक होती है कि दूसरों के नाइट्स बहुत ज्यादा ही वियर्ड्स दिखते हैं, और ये सब वो लियो को बता रही होती है। बट लियो से कहता है, यहाँ वहाँ देखना बंद करो, सामने देखो और ट्राई करो कि तुम कोई नया
मैटर ना खड़ा कर दो। और हाँ, स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले मैं ये बता दूं, हमारी जो प्यारी अनडेड है उसका नाम सबरीना है, तो अब से मैं उसे सबरीना बुलाऊंगा। और साथ ही में जैसा आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था पिछली वीडियो में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दिखाओगे। और मैं चाहता हूँ जितने लोग वीडियो देखते हैं वो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दिया करें, नहीं तो कम से कम लाइक कर दिया करें। और साथ ही में कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक भी बताया करिए कि मुझे एक्सप्लेनेशन में क्या चेंज करना चाहिए और कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, जिससे मैं अपनी एक्सप्लेनेशन को और इम्प्रूव कर पाऊँ। जब लियो और सबरीना अपने प्लेस में जाके खड़े हो जाते हैं, इसके बाद से हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है। वो सभी को एक जोश भरी स्पीच देता है और साथ ही में वो एरिना के रूल्स को भी एक्सप्लेन करता है। जो रूल नंबर 1 वो एक्सप्लेन करता है, वो उसमें बताता है एरिना के लोग चाहते हैं कि जो न्यू प्लेयर्स हैं उन्हें ऑडियंस की अच्छी एक्सपोजर मिले, बट उसके लिए वो लोग जितने भी प्लेयर अभी यहाँ पे खड़े हैं उनमें से 20% प्लेयर्स को एक्सपेल कर दिया जाएगा, आई मीन एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और ये एलिमिनेशन रैंडमली मैचेस से चॉइस की जाएगी कि कौन एलिमिनेट होगा। और इसी के साथ से जो स्टार्टिंग के 2 मैच जीतता है वो आगे के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, बट इसी की दूसरी तरफ जो लगातार 4 मैचेस को हार जाता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, आई मीन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसी के साथ से वो रैंडम मैचिंग को स्टार्ट करता है। अनलकीली जो हमारा प्रोटैगनिस्ट आई मीन लियो होता है उसका नंबर पहले आता है और उसकी फाइट उसके ठीक पीछे ही वाले पर्सन से होती है। और इसके बाद से हमें लियो के अपोनेंट को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा होता है, और वो लियो से बहुत ज़्यादा ही क्रीपी अंदाज में कहता है वो उसे अपनी अल्टीमेट क्रिएशन दिखाएगा, आई मीन वो अपनी नाइट की बात कर रहा होता है। उसकी ये सब बातें सुनकर लियो कोई रिप्लाई नहीं देता, बस उसे देखते जाता है। और वो बंदा अपने आप को लियो से ऐसे घूरते हुए देखकर लियो से कहता है मुझे पता है तुम यही सोच रहे होगे कि मैं बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग दिख रहा हूँ, बट तुम बहुत जल्दी मुझे एक्नॉलेज करोगे मेरी अल्टीमेट ब्यूटी देखकर। ये सुनकर लियो उसका रिप्लाई देते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं देख रहा, मैं तो तुम्हारे नाइट को देख रहा हूँ, और तुम्हारा नाइट बहुत काफी अच्छा बना है। और हाँ, माना कि तुम्हारे नाइट का जो हेड है वो बहुत ज्यादा ही बड़ा है, बट तुमने जो मसल और साथ ही में जो एस्केलेटन का स्ट्रक्चर रखा है वो एकदम परफेक्टली अलाइन करता है और अच्छे से सपोर्ट करता है उसके इतने बड़े शरीर को, आई मीन इतने बड़े हेड को। और लियो उस बंदे के नाइट को बहुत ज्यादा ही एक्नॉलेज करता है, बट साथ ही में वो ये भी बोलता है भले तुम्हारा नाइट कितना भी अच्छे से बना हो, इन दी एंड मैं ही जीतने वाला हूँ तुमसे। और इसी के साथ से वो दोस्ती का हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने के बाद से सीन शिफ्ट होता है, हमें उस क्रीपी बंदे को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही अमेज्ड हुआ होता है अपने लियो की पर्सनालिटी देखकर, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि लियो उसे एक्नॉलेज करेगा जबकि वो इतना ज़्यादा क्रीपी दिखता है। और वो कहता है कि उसे वह अच्छी टक्कर देगा उसके मैच में। और इसके बाद से हमें लियो को दिखाया जाता है जो सबरीना को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि प्लेयर्स सेमीफाइनल्स में कैसे सिलेक्ट होते हैं। और साथ ही में लियो ये भी मेंशन करता है कि जो इस बार का सेमीफाइनल्स का जो फॉर्मेट है वो अब तक का सबसे आसान फॉर्मेट है, जिसमें सभी प्लेयर्स को 2 बार जीतना होगा अपने नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। और इसके बाद से लियो सबरीना को एक कम्युनिकेशन डिवाइस दिखाता है जिसे लियो ने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया था, जिससे वो ज्वेल टाइप में दिख रहा था। लियो उसे और डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए बताता है इस कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से वो दोनों ही 300 मीटर की रेंज में एक दूसरे से आराम से बात कर सकते हैं। और इसकी जो स्पेशलिटी है वो है कि ये मैजिक यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। और साथ ही में लियो एक और बात को रखता है कि इस डिवाइस को थोड़ा संभाल के इस्तेमाल करना और ट्राई करना कि इसे घुमाना नहीं, क्योंकि लिए इसको खरीदने के लिए मैंने अपने सारे के सारे फर्नीचर्स को बेच दिए थे। बट अपनी लियो की बात कहाँ सबरीना इतना सीरियसली लेने वाली थी, वो कहती है हाँ ठीक है, और वो उस कम्युनिकेशन डिवाइस को परफेक्टली चेक करती है। और इसके बाद से वो एक पॉइंट को सामने रखती है, क्या इस टाइप के मैजिकल डिवाइसेस अरीना में अलाउड हैं? वो लियो से ये सवाल पूछती है और इसका जवाब देते हुए लियो बताता है हाँ, एरिना में मैजिकल डिवाइसेस तो अलाउड नहीं है, बट वो उन लोगों के लिए अलाउड नहीं है कि जो एरिना से बाहर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो। और हम तो इस डिवाइस की मदद से एरिना के अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। और साथ ही में इसका जो अपीयरेंस है वो एक ज्वेल की तरह है। इस टाइप की ज्वेलरीज नाइट्स के बीच में कॉमन आइटम्स हैं, तो एरिना इन सब चीजों को अलाउ कर देता है। ये सुनने के बाद से फिर सबरीना कॉन्फिडेंस में कहती है अगर ऐसी बात है तब तो हमारे जीतने के चांसेस 100% हैं। और इसी के बाद से सीन शिफ्ट होता है और हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना लियो और साथ ही में उसकी नाइटेस वो दोनों ही एरिना की तरफ बढ़ते हैं और साथ ही में वो क्रीपी बंदा भी वहाँ पे पहुँच जाता है। और हम अपने लियो को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ही नर्वस होता है एरिना की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, बट जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है तो उसकी नर्वसनेस कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऑडियंस नहीं होती है। और फिर लियो को याद आता है जो न्यू प्लेयर्स होते हैं उनका कोई भी फैन बेस नहीं होता, इसकी वजह से जब उनके मैचेस होते हैं तो कोई ऑडियंस नहीं होती है।
बट वो इसका बुरा नहीं मानता और वो कहता है उसे बस अभी मैच पे ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ से रेफरी मैच को बिगन करता है और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है लियो और सबरीना दोनों ही बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और सबरीना तुरंत रश करती है अपने अपोनेंट के सामने और ऐसा लगता है कि वो लोग अपने पहले ही अटैक में अपने अपोनेंट को खत्म कर देंगे जैसा उन्होंने पिछली बार किया था। बट सरप्राइजिंगली सबरीना नीचे गिर जाती है जिसे देखकर एरिना में सब लोग शॉक हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि सबरीना के गिरने का जो रीजन होता है वो अपना लियो होता है जिसने सबरीना के साथ परफेक्टली कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाया और इसके लिए सबरीना अपने लियो को डांटती भी है। बट लियो कहता है वही बहुत तेज दौड़ रही थी कि जिसकी वजह से वो उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया। बट सबरीना फ्रस्ट्रेशन में कहती है अब मैं अपने स्टाइल से लड़ूंगी, तुम बस कीप अप करने की कोशिश करो मुझसे। और इसी के साथ से सबरीना अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक लैंड करने की कोशिश करती है बट उसका अपोनेंट उसके सारे के सारे ही अटैक डॉज कर लेता है। और ये सब देखने के बाद से लियो सबरीना से कहता है तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे पिछली बार क्या कहा था, अपने अपोनेंट को हराने के लिए उसके चेस्ट में जो रेड हार्ट है उसे हमें डिस्ट्रॉय करना होगा और साथ ही में अपने हार्ट को भी प्रोटेक्ट करना होगा इस फाइट के बीच में। बट हमारे कोऑर्डिनेशन खराब होने की वजह से तुम अपने अपोनेंट के ऊपर एक भी अटैक लैंड नहीं कर पा रही हो, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम अपने अपोनेंट की फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करें और इसके बाद से हम एक काउंटर स्ट्राइक करें। बट सबरीना लियो से कहती है अपने अपोनेंट की टेक्निक्स को एनालाइज करना स्लोली ये तो एक बहुत ज्यादा ही बेकार प्लान होगा और हम जितना ही अपने अपोनेंट को टाइम देंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल क्रिएट कर सकता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा एक न्यू स्ट्रेटजी बनाने के लिए। और ऐसा कहने के बाद से सबरीना कहती है मैं तुम्हारे इस प्लान को फॉलो अप नहीं करने वाली और वो कहती है कि वो सीधा क्लोज कॉम्बैट फाइट करेगी अपने अपोनेंट से। और जब सबरीना अपने अपोनेंट से क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने की ट्राई करती है तो उसका प्लान फेल हो जाता है और वो एक भी अटैक हिट नहीं कर पाती अपने अपोनेंट को। ये सब देखकर लियो परेशान हो जाता है। वो कहता है अगर सबरीना ऐसे ही मेरे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करती है तो हम बहुत जल्दी हार जाएंगे। और वो रीजन बताता है कि सबरीना क्यों अटैक लैंड नहीं कर पा रही, उनके खराब कोऑर्डिनेशन की वजह से सबरीना बहुत ज्यादा ही स्लो मूव कर रही है। इसकी वजह से उसके अपोनेंट को टाइम मिल जा रहा है और वो उसके अटैक्स को प्रिडिक्ट कर पा रहा है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि जो सबरीना का ओपोनेंट था वो सडनली रुक जाता है और उसकी पीठ में कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है। और इसी के साथ से वो क्रीपी बंदा हंसते हुए कहता है हे लियो तुम अब मेरी अल्टीमेट ब्यूटी देखोगे। और इसी के साथ से उसके नाइट के पीठ पे जो अजीब तरीके से ब्लैक स्पॉट्स थे उनमें फेस बन जाता है और वो फेस डायरेक्ट सीधा सबरीना के ऊपर लॉन्च हो जाते हैं और वो लॉन्च होते ही एक्सप्लोड करने लगते हैं जिसे सबरीना बहुत मुश्किल से डॉज कर पाती है और वो उस एक्सप्लोजन में अपना एक हाथ खो बैठती है। ये सब देखने के बाद से लियो सबरीना से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो सबरीना जवाब देते हुए कहती है हाँ वो बच तो गई इस एक्सप्लोजन से बट उसे अपना हाथ सेक्रीफाइस करना पड़ा। और वो बताती है जो उसके ओपोनेंट के पीठ में से वो अजीब चीजें निकल रही हैं वो उसे कंट्रोल कर सकता है। बट उसकी इस बात को डिनाई करते हुए लियो बताता है अगर नाइट की बॉडी से कोई भी चीज बाहर निकलती है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही उसका मास्टर आई मीन निक्रोमैंसर। और लियो सबरीना को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि वो जो वियर्ड सा अटैक था वो कैसे लॉन्च होता है, कि उसके अपोनेंट का अटैक कैसे वर्क करता है। वो बताता है जब उसका अपोनेंट वो वियर्ड सा अटैक जब लॉन्च करता है तो उसकी ट्रेजेक्टरी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगी, तो तुम्हें बस उन अटैक्स को सीधा सीधा डॉज करना है और तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि वो अटैक्स को कंट्रोल कर सकता है। और लियो की ये एडवाइस सुनने के बाद से जब सबरीना के ऊपर दूसरे उसके अटैक्स आते हैं आई मीन वो वियर्ड वाले अटैक्स, तब सबरीना उसे आराम से डॉज कर लेती है और वो कहती है तुम्हारी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। तो लियो रिप्लाई में कहता है तुम्हें बस उसके अटैक्स को डॉज करना है जब तक उसके सारे के सारे ही वो वियर्ड से अटैक खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी भी लिमिट होगी। हमारी सबरीना गिरते पड़ते कैसे भी करके उसके सारे अटैक्स को डॉज करने लगती है। और ये सब देखकर वो क्रिपी बंदा कहता है एक नाइट जो प्रॉपरली चल भी नहीं सकती वो मेरे अटैक्स को कब तक डॉज करेगी। और वह साथ ही में कहता है हे लियो मुझे तो लगा था तुम एक हिडन जैम होगे बट तुम तो कुछ भी नहीं हो। बट लियो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, वो फाइट में फोकस करता है। और तभी अचानक से उस बंदे के वो एक्सप्लोजिव अटैक में से एक अटैक सबरीना के ऊपर जाके लग जाता है और वो एक दूर कोने में जाके गिर जाती है। और वो लियो से कहती है हम दोनों ही अपने लिमिट्स पर हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस फाइट को हार जाएंगे। और ये सुनकर लियो से जवाब देता है उसने अब तक जितना भी एनालाइज किया तो उसे एक बात समझ में आई है कि उनकी स्ट्रेटजीज उनके अपोनेंट पे काम नहीं कर रही, वो है हम दोनों के बीच का ट्रस्ट।
तुम ये पूरी की पूरी फाइट अब तक अपने बस राइट पैर से ही लड़ रही हो, और जब भी तुम अपने राइट पैर को यूज़ करती हो तो तुम थोड़ा सा टिल्ट होती हो, जिससे तुम्हारी बॉडी का हमेशा बैलेंस बिगड़ा रहता है और तुम्हारे अटैक्स बहुत ज़्यादा ही प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। और लियो बहुत ज़्यादा ही उम्मीद से सबरीना से कहता है तुम मुझ पे बस ट्रस्ट करो तो हम दोनों ही इस फाइट को जीत जाएंगे। बट सबरीना उसकी बात को टोकते हुए कहती है मैं तुम पे क्यों ही ट्रस्ट करूं, इस बैटलफील्ड में मैं अकेले फाइट कर रही हूँ, तुम तो बस वहाँ दूर खड़े होकर अपनी उंगलियां हिला रहे हो, जबकि मैं यहाँ पे अपनी जान की बाजी लगाकर इस फाइट को जीतने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं भला तुम पे क्यों ही ट्रस्ट करूँ। मैं ट्रस्ट उन्हीं लोगों पे करती हूँ जो बैटलफील्ड में मेरे साथ अपनी जान की बाजी लगाकर मेरे ही साथ फाइट कर रहे हो। और इसी के साथ से वो अपने अपोनेंट के ऊपर दोबारा अटैक करने लगती है। बट इसी के दूसरी तरफ ये सबरीना की बातें हमारे लियो के दिल को छू जाती हैं और वो बहुत ज्यादा ही डेस्परेट होकर बताता है कि उसने अपनी पूरी की पूरी लाइफ एक गार्बेज यार्ड में बिता दी, क्योंकि उसका जन्म ही एक गार्बेज यार्ड में हुआ था, जहाँ पर उसे सभी लोगों ने इग्नोर किया और सभी लोग उसे एक ट्रैश मानते थे, जिसकी वजह से उसने अपनी जीने की उम्मीद खो दी थी। बट सबरीना से मिलने के बाद से उसने अपनी लाइफ में एक लास्ट चांस लिया है कि वो फाइट करेगा और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा। एक अच्छा निक्रोमैंसर बनने की कोशिश करेगा। और इसी के बाद से वो सबरीना से कहता है तो इसी के लिए मेरे ऊपर तुम ट्रस्ट करो एक लास्ट टाइम। और लियोन के इतने ज्यादा डेस्परेट वर्ड्स को सुनने के बाद से अपनी सबरीना भी एक ट्रस्ट दिखाते हुए अपने सामने आने वाले अटैक को डॉज करने की कोशिश करती है लियोन की हेल्प की मदद से। और हम देखते हैं कि उनके कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा ही परफेक्ट हो जाते हैं और सबरीना बहुत ज्यादा ही तेज दौड़ने लगती है, जिसे देखकर लियोन बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वो सबरीना को बहुत ज्यादा ही थैंक्स कहने लगता है। बट सबरीना उसे टोकते हुए कहती है हे देखो, तुम गलत फहमी मत पालो अपने लिए, मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है। तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ तुम्हारे साथ, मैं बस तुम्हें एक लास्ट चांस देना चाहती हूँ। तुम पे एक लास्ट ट्रस्ट करना चाहती हूँ। और इसी के साथ से वो लोग वो दोनों ही अपने अपोनेंट के सारे एक्सप्लोजिव्स को डॉज कर जाते हैं, जिसे देखकर वो क्रीपी बंदा थोड़ा सा चिढ़ जाता है। और जैसे ही सबरीना के अपोनेंट्स के सारे एक्सप्लोजिव्स खत्म होते हैं, वो अपने पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगती है और वह जैसे ही उसके हार्ट पे अटैक करने वाली होती है, तभी हम देखते हैं उसके अपोनेंट के पेट पर और भी एक्सप्लोजिव्स हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और जिसे देखकर वो क्रीपी बंदा हंसने लगता है और वह कहता है तुम्हारी टैक्टिक फेल हो गई। और इसी के साथ से वो अपने सारे एक्सप्लोजिव्स को सबरीना की तरफ लॉन्च कर देता है। उन सारे एक्सप्लोजिव्स को ऐसा देख के लगता है कि सबरीना अब इस मैच को हार जाएगी और ये सब देखकर लियोन भी बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। बट सबरीना अपने हाईली चार्ज्ड आर्म को सीधा ग्राउंड पे हिट करती है, जिससे बहुत ज्यादा ही सुपरसोनिक एक्सप्लोजन होता है और बहुत सारी वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। और उसके इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अटैक को देखकर वो क्रीपी बंदा भी शॉक हो जाता है कि इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर भी किसी नाइट्स की हो सकती है। और वो कहता है कि अगर मैं अपने सारे एक्सप्लोजिव्स को भी एक्सप्लोड कर दूं तो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को जनरेट कभी नहीं कर पाऊंगा। बट वो और हैरान हो जाता है कि सबरीना उन सारे एक्सप्लोजिव से बच जाती है। और इसके बाद से हमें सबरीना को दिखाया जाता है जो एक हीरोइक स्टैंड में खड़ी होती है उस एक्सप्लोजन के बीच में। और लियो सबरीना की तारीफ करते हुए कहता है उसके पंच के एक्सप्लोजन को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई बम ट्रिगर हो गया हो। और इसके बाद से हमें कुछ पास्ट के ग्लिम्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो बहुत ज्यादा ही हैरान होता है कि जब सबरीना उससे बताती है वो अपने उस पावरफुल फिस्ट को बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकती है और उसके बाद से उसे 4 घंटे वेट करना पड़ेगा उस अटैक को दोबारा यूज करने के लिए। और ये सुनकर लियो कहता है इसका मतलब तुम इस अटैक को मैच में एक बार ही इस्तेमाल कर सकती हो। और वो साथ ही में ये भी एक क्वेश्चन रखता है क्या होगा अगर तुम इस अटैक को दोबारा करने की कोशिश करो। तो फिर सबरीना जवाब देते हुए पूछती है लियो से तुमने जब मेरी बॉडी को परचेस किया था तो वो कैसे हालातों में थी। तो लियो एक्सप्लेन करते हुए बताता है जब उसने उसकी बॉडी को परचेस किया था तो उसका एक हाथ और एक पैर मिसिंग था और साथ ही में उसके चेस्ट में एक गहरा घाव था, एक गहरा गड्ढा था और वो
वो दिल से होके जा रहा था। तो फिर सबरीना जवाब देती है, अगर मैं इस टेक्निक को 2 बार इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ तो वो मेरे दिल को सीधा पंक्चर कर देता है, और शायद से यही वजह होगी कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में मारी गई थी। और उसके बाद से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। लियो सबरीना से कहता है, तुमने उस अटैक को यूज कर लिया है तो अब तुम उस अटैक को दोबारा यूज ही नहीं कर पाओगी। तो सबरीना उसे जवाब देते हुए कहती है, माना कि मैं उस टेक्निक को दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगी, बट ये मेरे अपोनेंट के साथ भी सेम है। अब उसके पास भी कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं बचे हैं। और इसके बाद से सबरीना अपने ओपोनेंट की तरफ बढ़ते हुए कहती है, अब आएगा असली मजा। अब किसी के पास भी कोई हिडन कार्ड्स नहीं बचे हैं, तो अब प्योर स्ट्रेंथ से ही ये मैच खत्म होगा। और सबरीना अपने ओपोनेंट से क्लोज कॉम्बैट में लड़ने के लिए बढ़ जाती है। और इसके बाद से हम अगले ही सीन में देखते हैं कि सबरीना अपने ओपोनेंट को हरा देती है और उसके नाइट हर्ट को तोड़ देती है, जिससे सबरीना और लियो इस मैच को जीत जाते हैं। और ये देखकर लियो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है कि उसने अपनी सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी है। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो ने अपनी फाइट जीत ली थी और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था, और वो सबरीना की तारीफ करते हुए कहता है कि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है क्लोज कॉम्बैट में, उसने तो अपने ओपोनेंट के छक्के छुड़ा दिए थे। और वो अब 100% मानता है कि उसे ऐसे ही नहीं कोई अल्टीमेट वॉरियर कहता था उसकी पास्ट लाइफ में। इतनी सारी तारीफें लियो से सुनने के बाद से सबरीना शर्माते हुए कहती है, तुमने भी बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया इस फाइट में और तुम्हारी स्ट्रेटजीज कुछ ज़्यादा ही कमाल की थी। और वो दोनों ये सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी लियो का ध्यान बाहर की तरफ जाता है, जहाँ पे वो क्रीपी बंदा रो रहा था कि उसने इतनी ज़्यादा परफेक्शन से अपने नाइट को बनाया था, बट वो इन दी एंड हार गया और साथ ही में उसका नाइट भी टूट गया। बट लियो उसे टोकते हुए बताता है, तुम्हारा नाइट बहुत अच्छा था और तुमने बहुत ज़्यादा ही परफेक्टली उसे बनाया था, और उसे भी मानना पड़ेगा कि उसके पास बहुत ज़्यादा ही कमाल की एबिलिटीज़ थी, बट इन दी एंड उसका नाइट कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट था कि जिसकी वजह से वो इस फाइट को जीत गया। बट लियो उस क्रीपी बंदे को सहारा देते हुए कहता है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम नेक्स्ट टाइम जरूर ही कुछ कमाल का बनाओगे। और साथ ही में मैं एक पॉइंट को रखना चाहूँगा, जो तुमने वो एक्सप्लोजिव्स के चेहरे बनाए थे वो लोगों के पर्सपेक्टिव की ब्यूटी थी। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ब्यूटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि बजाय दूसरों की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए अपने नाइट को बनाना। इस आइडिया को सुनकर वो क्रीपी बंदा बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी कहता है, हे लियो, मेरे पूरे इंटायर लाइफ में तुम ही एक जो बंदे हो जिसने मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात की है और मुझे नीचा नहीं दिखाया है, तो मैं तुम्हारा सबसे पहला फैन बनना चाहूँगा। और साथ ही में जब तुम्हारी फाइट्स होंगी तो मैं सबसे टॉप वाली सीट बुक करूंगा, जहां से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा क्लियरली देख पाऊंगा और तुम्हें साथ में चीयर कर पाऊंगा। ये देख कर लियो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है मन ही मन। और इसके बाद से सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो और सबरीना को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। लियो बोलता है कि तुम्हारा नाम कुछ ज़्यादा ही लंबा है तो इसलिए मैं तुम्हारा नाम शॉर्ट करना चाहता हूँ, और वह सजेशन में सोफिया बताता है। बट ये सुनकर सबरीना बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या मेरा नाम बहुत ज़्यादा ही खराब लगता है तुम्हें कि तुम मेरा नाम चेंज करना चाहते हो? बट लियो उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है। और वह कहता है जब भी वो फाइट में उसका नाम लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही लंबे सेंटेंसेस का यूज़ करना पड़ता है, और वो सोफिया का नाम बहुत ज्यादा खींचते हुए बहुत धीरे धीरे बोलता है, और दूसरी तरफ सोफिया को कुछ ज्यादा ही तेज बोलता है। और वो कहता है, देखो इन दोनों ही नाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक को बहुत ज्यादा टाइम लगता है बोलने में, बल्कि दूसरे को बहुत कम ही टाइम में बोला जा सकता है। और ये देखकर सबरीना इन दी एंड मान जाती है, बट वो शर्त रखती है कि लियो उसे सोफिया बस बैटलफील्ड में ही बुला सकता है, और वैसे में उसे सबरीना ही बुलाना पड़ेगा। और इसके बाद से सोफिया पूछती है कि हमारी नेक्स्ट बैटल कब होने वाली है, तो लियो जवाब देते हुए बताता है कि उन्हें एक हफ्ते का टाइम मिला है कि जिसमें वो अपने नाइट को रिपेयर कर सकें और अपने कुछ न्यू इक्विपमेंट्स भी खरीद पाएं। अपने नाइट के लिए इक्विपमेंट्स खरीद पाएं। और साथ ही में जो मैचेस होंगे वो रैंडमली प्लेयर्स को चूज करेंगे एक दूसरे के अपोनेंट बनाने के लिए, तो कोई कंफर्म नहीं है कि उन्हें कौन सा अपोनेंट मिलने वाला है। और साथ ही में लियो निक्रोमेंसर्स का रैंक भी एक्सप्लेन करता है, और वो अपने चेस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए बताता है कि क्या तुम्हें ये ब्लैक स्कल दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम एक रजिस्टर्ड नाइट हो और सबसे लो रैंक पर हो। और साथ ही में तुम जैसे जैसे फाइट्स करते जाओगे तो तुम्हारी रैंक भी ऊपर बढ़ते जाएगी। और इसके बाद से हमें वो कुछ रैंक्स को एक्सप्लेन करता है कि जैसे कि जो 6th रैंक होती है उसे ब्रॉन्ज कहा जाता है, और जो 5th रैंक होती है उसे सिल्वर कहा जाता है, और साथ ही में जो 4th रैंक होती है उसे गोल्ड कहा जाता है, और ऐसे ही डायमंड और एमरल्ड और साथ ही में रूबी, ये सारे के सारे रैंक्स होते हैं। और इसके ऊपर भी एक रैंक है जिसे ऑनिक्स के नाम से जाना जाता है, और जो इस रैंक पे होता है वो अनइमेजिनेबल पावर्स को पजेस्ट करता है,
ये सुनने के बाद से सोफिया कहती है तब तो ये बहुत ज़्यादा ही ट्रबलसम होगा अगर टूर्नामेंट्स के अपोनेंट ऐसे मैचअप किए जाते हैं। और लियो उसके बाद में एक पॉइंट को भी ऐड करता है, अगर उनका लक बहुत ज़्यादा ही खराब रहा तो उनकी फाइट सीधा एक अपर क्लास वाले बंदे से हो सकती है, जैसे कि कोई एमरल्ड लेवल का बंदा, आई मीन एमरल्ड रैंक का बंदा। और इसके बाद से लियो एक लेटर को ओपन करता है जिसमें उसके नेक्स्ट अपोनेंट की डिटेल्स होती हैं, और जैसे वो ओपन करता है वो तुरंत शॉक हो जाता है और इसी के साथ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अपने लियो के अपोनेंट को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है क्या मेरा नेक्स्ट अपोनेंट एक लियो नाम का बंदा है, वैसे उसकी रैंक क्या है। वो अपने असिस्टेंट से क्वेश्चन करता है तो उसकी असिस्टेंट आंसर देते हुए बताती है इस इन्फॉर्मेशन लेटर के हिसाब से उसका कोई भी फाइटिंग रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका मतलब वो कोई न्यू प्लेयर है। और हमारे लियो का ओपोनेंट जब सुनता है कि लियो एक न्यू प्लेयर है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है क्योंकि उनके लिए उसे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी टेस्ट को पास करने के लिए। और इसी के साथ से हमें उस बंदे की रैंक पता चलती है जो रूबी होती है। और मैं एक क्लोजर रिमाइंडर देना चाहता हूँ, जो रूबी है वो एमरल्ड से ऊपर है, इसका मतलब लियो के एक्सपेक्टेशन से बाहर वाला प्लेयर उससे फाइट करने वाला है। और इसके बाद से हमें लियो के ओपोनेंट के पास्ट को दिखाया जाता है जहां पर वो पास्ट में एक ऑनिक्स लेवल का रैंकर था। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो एक चैंपियन बन चुका था इस निक्रोमैंसर वर्ल्ड का, जहां पर उसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी कि पूछो ना। बट उसका ये अच्छा समय बहुत जल्द ही खराब हो गया और वो एक बैटल को हार जाता है जिससे उसका चैंपियन का टाइटल छीन लिया जाता है और वो अब एक रूबी लेवल का रैंकर है। जहां पर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि इस महीने उसके कितने फैन लेटर्स आए, तो उसकी असिस्टेंट बताते हुए कहती है 1244 लेटर्स इस मंथ आए थे। और इस नंबर को सुनकर वो कहता है ये तो पिछले साल से 15% और कम हो गया है। और साथ ही में वो बहुत ज्यादा एंग्शियस होकर अपनी असिस्टेंट से पूछता है क्या तुमने इस बार का फैन बेस चेक किया कि इस बार किसके फैंस बहुत ज्यादा हैं। तो उसकी असिस्टेंट रिप्लाई देते हुए कहती है जो पिछली बार चैंपियन था। और वो साथ ही में पूछता है कि उसके फैंस को क्या लगता है कि वो इस बार के टूर्नामेंट में कितने परसेंट से जीत सकता है। तो डेटा को एनालाइज करने के बाद से उसके असिस्टेंट कहती है एज पर फैंस उसके जीतने के चांसेस 2.40% हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और बहुत ज्यादा एंग्शियस भी हो जाता है कि उसके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा ही कम हो चुकी है। और वो कहता है कि इस बार के टूर्नामेंट को जीतने के लिए वो जी जान लगा देगा। और वो साथ ही में अपने असिस्टेंट से पूछता है कि इस बार वो किससे इस टेस्ट में फाइट करने वाला है। तो उसकी असिस्टेंट एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि इस बार वो एक लियो नाम के बंदे से लड़ने वाला है जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका मतलब उसके जीतने के चांसेस 99% हैं। और अपने जीतने के इतने ज़्यादा चांसेस को देखकर वो कहता है कि वो इस लियो नाम के बंदे को ओवर पावर कर देगा अपने न्यू नाइट की मदद से। और इसके बाद से हमें अपने लियो और साथ में सबरीना को दिखाया जाता है जहाँ पर लियो अपने अपोनेंट का नाम बताता है और हमें पता चलता है कि उसके अपोनेंट का नाम रैन है। बट हमारी प्यारी अनडेड को आई मीन अपनी सोफिया को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहती है ये कितना बेकार नाम है। और हमें दिखाया जाता है लियो सोफिया का आई मीन सबरीना का न्यू हाथ लगा रहा होता है, आई मीन न्यू हाथ उसे लगा रहा होता है। बट लियो अपनी सोफिया को टोकते हुए कहता है आई मीन अपनी सबरीना को टोकते हुए कहता है कि तुम उस बंदे को उसके नाम से मत जज करो क्योंकि लिए वो पिछले साल ही टॉप 10 की रैंक में था टूर्नामेंट्स में और वो साथ ही में बहुत ज्यादा ही स्किल्ड बंदा है जिससे जीतना उन लोग के लिए बहुत बड़ा ही मुश्किल टास्क होगा। और साथ ही में लियो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए सबरीना को बताता है एरिना में जीतने के दो ही तरीके हैं, पहला तो तुम अपने अपोनेंट के नाइट का हार्ट डिस्ट्रॉय कर दो एंड दूसरा खुद ही हार मान जाओ आई मीन सरेंडर कर दो। बट अगर तुम ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज करते हो तो इसका मतलब तुम निक्रोमेंसी के ऊपर गिव अप कर रहे हो। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हें इस निक्रोमेंसी की दुनिया से आई मीन इस निक्रोमेंसी के टूर्नामेंट से निकाल दिया जाएगा और तुम कभी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। लियो की ये सारी बातें सुनने के बाद से सबरीना जवाब में कहती है तो इस गेम का मतलब ये है कि तब तक लड़ो जब तक तुम मर नहीं जाते। बट लियो उसकी बात को बीच में टोकते हुए बताता है इस फाइट में बस नाइट्स ही मारे जाते हैं ना कि उनके कंट्रोलर्स आई मीन निक्रोमैंसर्स। और इस निक्रोमैंसी के टूर्नामेंट में नाइट्स को एज अ टूल यूज किया जाता है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखा जाता। और साथ ही में अगर तुम्हारा हार्ट डिस्ट्रॉय होता है तो इसका मतलब तुम मारी जाओगी। और इसी के साथ से लियो सबरीना से कहता है हमें हार मान जानी चाहिए। ये सुनकर सबरीना लियो से कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, अपोनेंट इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो तुम मुझे इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करोगे क्या, तुम मुझे इतना ज्यादा वीक समझते हो क्या,
तुम भूल गए मैं अपनी पास्ट लाइफ में कैसी लाइफ जिया करती थी, जहाँ पर मैं हर समय अपनी जान को जोखिम में डालकर लड़ाइयाँ करती थी बस पैसे कमाने के लिए, जहाँ पर मैं हर समय अपनी जान को जोखिम में डालकर लड़ाइयाँ करती थी। इसलिए मुझे मरने से कोई भी डर नहीं लगता। और साथ ही में वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होते हुए कहती है लियो से, तुम्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं है सरेंडर करने की, और अगर तुम सरेंडर करते हो तो तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। सबरीना का ऐसा जवाब सुनकर लियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, उसने एक्सपेक्ट किया था ऐसा जवाब उसकी तरफ से सुनने को, और वो कहता है यहाँ पे तुम ही बस अपनी लाइफ जोखिम में नहीं डाल ली, यहाँ पर मैं भी हूँ जिसके पास एक लास्ट ऑप्शन तुम ही हो। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम प्रैक्टिस करते हैं अपने नेक्स्ट मैच के लिए। तो है गाइज, आज की वीडियो में मैं इतना ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और साथ में मैं आप लोग का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि इस बार की एक्सप्लेनेशन कैसी थी और मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में।